कॉमरेड शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अभी पता चला है एक प्लान ऑब्वियसली हमारे सामने था कि 7-8 जुलाई को अगले महीने अ, बाली जो कि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, आइलैंड ऑफ बाली जो कि इंडोनेशिया का एक बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जी20 मीटिंग जो है वो हो रही है। और सुनने में आया कि जो रशियंस हैं वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। और ये रशियंस ने कन्फर्म किया व्हेयरएज़ जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर रशिया जो है वो जी20 में आएगा, तो कोई मसला नहीं है, जी7 भी वहाँ पे जाएगा। और अब ये ज़ाहिर बात है एक पहला टाकरा होना है जी7 का, इन ममालिक का एक रशिया के साथ लेकिन जी20 की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी वैल्यू है अगर इसको प्रॉपर्ली समझा जाए तो। इंडिया तो बहुत करीब है इंडोनेशिया के और नॉर्मली मुझे अक्सर ये अफ़सोस रहता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं हैं। मैं एक इस डिस्कशन से पहले कुछ स्टडी कर रहा था, तो 2014 में एक पोल हुआ इंडोनेशिया में जिसमें ये पता चला कि 40% जो इंडोनेशियंस हैं, वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा व्यू रखते हैं, जबकि 31% जो हैं, उनका नेगेटिव व्यू है पाकिस्तान के बारे में। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इतनी अच्छी जो है वो पोज़ीशन नहीं है। अ, अब ये जो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान के अंदर कोई इंडोनेशिया के अंदर वो पाकिस्तानी रहते भी नहीं, सुनने में आया कुछ 700-800 पाकिस्तानी हैं, जो इंडोनेशिया में रहते हैं, मतलब हमारे रडार पे इंडोनेशिया है ही नहीं है। वो अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान वहाँ जाता है जहाँ पे हमें पता चल रहा हो कि एक्टिव कैश जहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो हमने ये जो मार्केट्स हैं इनको एक्सप्लोर ही नहीं किया। इंडिया जबकि ऑन द अदर हैंड उन्होंने इसको बहुत लंबे-चौड़े पैमाने पे एक्सप्लोर किया हुआ है। अब आप अगर आप जी20 को देखें तो जी20 एक बड़ा प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जिसमें लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। इसमें ज़ाहिर बात है अर्जेंटीना इसका मेंबर है, ब्राज़ील इसका मेंबर है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इसका मेंबर है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया और जो है सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएस एंड यूके एंड यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ इज़ आल्सो इट्स मेंबर। और इसमें बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है इसमें पार्टिसिपेशन चाहते हैं। दुनिया की बड़ी मेजर इकोनॉमीज़ ये हैं और दुनिया का जो 80% जीडीपी है, वो इन 20 इकोनॉमीज़ के पास है। 80% दुनिया का जीडीपी जो है, जी20 के पास है। और 75% जो ग्लोबल ट्रेड है और 60% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है, वो ये 20 ममालिक करते हैं। तो इमेजिन कर लें पीछे क्या रह गया? पीछे तो कुछ भी नहीं है। मतलब जिसके आप समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बात रह गई हो कि ये करता है। अगर 80% जो है और एंड अबव ऑल इनकी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। प्राइमरीली तो ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक फोरम है। लेकिन अदर दैन दैट अगर इसमें ये जो 80% दुनिया की जो है वो जीडीपी इसके पास है, 75% ग्लोबल ट्रेड इधर है, 60% पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि पाकिस्तान क्यों जो है वो इस मुकाम पे नहीं आया कि हम लोग इन बड़े-बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स के हम लोग मेंबर बन सकें और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान अगर इनका मेंबर का इन ग्रुप्स का जो है मेंबर बने तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। आज का ज़माना है डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन का और हम सिर्फ़ चाइना पे डिपेंडेंट हैं व्हाटएवर डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमें चाहिए। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांज़िशन का ज़माना है और हम सिर्फ़ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर दैट मैटर और वो भी हम उस तरह नहीं कर रहे। फिर इस तरह ग्लोबल हेल्थ के मसाइल हैं, हम सिर्फ़ उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। फिर फाइनेंशियल जो रिस्क्स हैं, हम सिर्फ़ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये पाकिस्तान डेफ़िनेटली उसको ये बड़े पैमाने पे देखना है कि इंडिया और जापान इंडोनेशिया के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। और अक्सर आपको पता है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट तो मैंने देखा है कि वो इंडिया भी आए हैं, उन्होंने विज़िट भी किया है। आई थिंक 2021 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग और दोनों ने लार्जली ये लास्ट टाइम मेरे ख़्याल आई थिंक इटली में मिले थे, लेकिन इनके आपस में जो डायलॉग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अब देखिए कि इंडिया इंडोनेशिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। Comprehensive strategic partnership. It means that the relationship between both the countries is on across the board.
वो इकोनॉमी में भी है, वो डिफेंस में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है, वो ग्लोबल इश्यूज़ पे भी है, वो लार्जली जो मल्टीलैटरल फॉर्म जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उस पे भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है एंड अबव ऑल इंडो पैसिफिक की में भी कोऑपरेशन में भी है। और जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं इस पे एक आई एम जस्ट आई हैव डेवलप्ड एन आउटलाइन, और मैं पहले एक इंडो पैसिफिक पे रिसर्च पेपर लिखा था, एक और भी लिख रहा हूँ, just के what is a global narrative on Indo-Pacific and why Pakistan is out of that? पाकिस्तान इसमें इससे बाहर क्यों है? What is the mindset क्या है पाकिस्तान का कि हमें दुनिया में क्यों हमें engage नहीं करना या हमें क्यों कनेक्टिविटी की बात नहीं करनी? और अगर क्लाइमेट चेंज का मसला या बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इससे बाहर क्यों हैं? और ये हमें हमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि इंडो पैसिफिक जो है वो हमें वो नहीं देता, वो स्पेस नहीं देता जो हमें जो है वो देनी चाहिए। अब रिसेंटली आई थिंक यहाँ पे जर्मनी में भी अ इंडोनेशिया को बुलाया गया था, ठीक है? और जब जर्मनी में बुलाया गया तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे, और जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पे थे, और दोनों ने जो है वो बड़े इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है जोको विडोडो। ज़ाहिर बात है अनट्रेडिशनल सा अनकन्वेंशनल सा नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वो हम फ़ैमिलियर नहीं होते इस तरह के नामों से, लेकिन जो प्रेज़िडेंट जोको विडोडो है इज़ वेरी पॉपुलर एंड आई थिंक इज़ ट्वाइस वन द इलेक्शंस। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बायलैटरल कोऑपरेशन में अभी इनकी जर्मनी में भी मुलाकात हुई है, अभी जी-20 में भी इंडिया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है जी? और वो बात एक ही कर रहे हैं कि जी हमें कनेक्टिविटी पे कैसे काम करना है, बिज़नेस पे कैसे काम करना है, और पाकिस्तान तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है कि हमारे लिए आसियान या इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। हालाँकि इंडोनेशिया जो है वो पाकिस्तान को कहता है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग आसियान में जो है वो अगर अगर आप करना चाहें तो। उसके जो है वो कारोबार करना चाहें या उनके साथ एंगेज करना चाहें, उसमें इंडोनेशिया ने हमारी सपोर्ट की है। इंडोनेशिया जो है आपको पता है कि पाकिस्तान से मुझे लगता है थोड़ा-सा जो है वो उसमें आप कह लें कि आबादी के लिहाज से भी बड़ा है, और जिसे वो कहते हैं कि रक़बे के लिहाज से भी मुझे लगता है कि बड़ा है, और तकरीबन आप समझ लें कि क्योंकि ज़्यादातर इसमें आइलैंड्स वग़ैरह हैं, और बड़े पैमाने पे आइलैंड्स हैं, कुछ छोटे आइलैंड्स नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे वो कंट्रोल करना और वो रखना बड़ा मुश्किल है। सो पाकिस्तान को ना तो हमने आसियान का फ़ायदा उठाया, ना हमने वहाँ पे मलेशिया का फ़ायदा उठाया। हम क्योंकि हम पर्टिकुलरली जाते रहे मिडल ईस्ट की तरफ, बिकॉज़ मिडल ईस्ट में ऑयल था। यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते रहे बिकॉज़ उनके हम ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वो जो थे उनके साथ वो हम अटैच होते रहे। तो हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये जो एशिया पैसिफिक है, इनकी भी कोई वैल्यू है। और हमने इनको जिसे कहते हैं ना बिल्कुल इर्रेलेवेंट सा करार दे दिया हुआ है। और इसका हमें नुकसान जो है वो जो हुआ है उसका ये हुआ है कि कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ ये नहीं कि बायलैटरली नुकसान होता है। कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान जो है वो उससे जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द रडार है। और ये उसका उसका नुकसान ये होता है कि ना तो हमारी लीडरशिप की ये इंटेंशन होती है कि हम वहाँ पे जाएँ, क्योंकि हमारी लीडरशिप इमीडिएटली जब कोई आता है, मौका आता है, तो वो देखते हैं कि क्योंकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, या फिर ये है कि हमें डिफेंस की सपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो इंडोनेशिया क्योंकि वो सपोर्ट हमें नहीं दे सकता, लिहाज़ा जिसे वो कहते हैं ना कि हमारे लिए एक एक अजीब-सी हम सिचुएशन में रहते हैं। और गो के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बड़े पुराने हैं। कहा जाता है कि 78 ईयर्स हो गए हैं इन ताल्लुकात को, और अच्छे से हैं, कोई ये भी नहीं है कि बुरे हैं। और इंडोनेशिया ने हमें एनकरेज किया कि हम जो आसियान के पार्टनर बने, और उन्होंने हमें बड़ा पुश भी किया 2004 में भी, 1993 में भी बैक उस वक़्त भी। लेकिन जैसे आप कह लें कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। 2018 में जो जापानीज़ प्रेज़िडेंट इंडोनेशियन प्रेज़िडेंट जोको विडोडो पाकिस्तान आए थे, इस्लामाबाद आए थे 2 दिन का विज़िट करने के लिए, और एमओयू साइन हो गए, और एमओयूज़ के आगे कुछ भी नहीं गया। अब ये है कि अगर आपने वाक़ई चीज़ें करनी है, तो फिर देखना ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई अगर इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है, तो पाकिस्तानी शुड ट्रैवल टू वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो टर्की जाते हैं
टूरिज़्म करने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इंडोनेशिया क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान की एक बड़ी एलीट वहाँ जा सकती है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं तो हैरान हो जाता हूँ रिसेंटली कि पाकिस्तान तो टर्की इस तरह जा रहे हैं जिस तरह आप ये समझें कि लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, बल्कि टर्की जाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरियाज़, बिकॉज़ टर्की तो बहुत कुछ देखने को, और नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में तो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे जो है मसाइल हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम उस इंडोनेशिया के साथ एंगेज कर सकते हैं, और जिस तरह इंडिया की अच्छी पार्टनरशिप है जो है वो जिसे वो कह रहे हैं, फिर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट जो है उसने स्कॉलरशिप भी अप्रूव की है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत सारी एरियाज़ में है। लेकिन टेक्निकली हम वो जो बायलैटरल कोऑपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। और उनकी, जैसे मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये दोनों जो लीडर्स हैं इन्होंने इसको डिस्कस किया है, और इसमें जो ख़ास तौर पे ये जो वहाँ पे G7 में मुलाकात हुई है, आप देखें कि इस तरह के फोरम्स के ऊपर हमेशा बड़ी स्ट्रॉन्ग मुलाकातें होती हैं, बड़ी इन्फ्लुएंशियल मुलाकातें होती हैं, और इनका जो एडवांटेज होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, और ये जिसे कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स एट सच प्लेटफॉर्म्स। अगर आप जो है वो एक इस तरह के फोरम पे पहुंच जाएं, तो आपका फिर वो जो बड़े-बड़े जितने ममालिक होते हैं उनके साथ वो चीज़ एक एक कनेक्शन डेवलप होता है। जैसे कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो हमने कहा कि हमें ये मौका मिला है कि हम जो पावरफुल जो टेबल्स है वहाँ पे बैठ सकते हैं। बिकॉज़ एक्वायरिंग न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, डेफिनिटली दैट गिव्स एन एक्सेस। लेकिन उसकी सॉफ्ट पावर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इफ द वर्ल्ड ओनली रिमेंबर्स यू फ्रॉम द सिक्योरिटी लेंस। सो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसको देखेगी, और गवर्नमेंट जो है वो इंडोनेशिया के ताल्लुकात अपने मज़ीद मुस्तहकम करेगी और ट्रैवल करेगी, ख़ास तौर पे एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोर मचता रहा कि भाई हमें एशिया पैसिफिक कहना है, इसको इंडो पैसिफिक नहीं कहना, बिकॉज़ इसमें जो है वो इंडिया का वो इंडियन ओशन आता है। हालाँकि ये जो नोमेनक्लेचर्स होते हैं, इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। सो लेकिन डेफ़िनेटली जिस चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो ये है कि आप इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं, आप फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, आप कितने इंटीग्रेटेड हैं, एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द अदर्स। लेकिन अगर ये जो अभी डेवलपमेंट होगी, रशिया वहाँ पे आता है, तो ये एक ये समझ लें एक पहला एनकाउंटर होगा वेस्टर्न ममालिक का रशिया के साथ, जो कि डेफिनेटली it seems very interesting in coming days and time, and it gives a lot of value to Indonesia as well, कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मुल्क होके जो है उसने इतनी सारी बीइंग अ पार्ट ऑफ द G20, वैसे तो टर्की भी है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन इंडोनेशिया हैज़ मेड इट्स रेलेवेंस इन इंटरनेशनल सिस्टम, एंड पर्टिकुलरली जब सारी दुनिया जो है वो इंडो पैसिफिक का सोच रही है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू गेट इनटू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द इंडोनेशियंस, और सिर्फ एमओयूज़ नहीं होने चाहिए जो सिर्फ हम एमओयूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।